हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का वेलकम है एवं स्वागत है। आप सभी को हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। हम अभी 3 चैप्टर हो चुके हैं, 4th चैप्टर चल रहा है। तो हिस्ट्री को एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक, जो जड़ ही एनसीईआरटी, जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली ना सारी, तो आप कोई भी एग्जाम निकालने में सक्सेसफुल हो सकते हो। और इसकी 3 पार्ट डल चुके हैं। ज्योग्राफी हो चुकी है, अभी हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री पूरी करवा देंगे। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होगी, इसलिए अभी हम थ्योरी पढ़ लेंगे। अभी दिसंबर तक जितने भी एग्जाम आ रहे हैं तो उनकी थ्योरी पढ़ चुके होंगे, तो प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाएंगे। और इसके साथ साथ ज्योग्राफी को क्वेश्चन आंसर भी लगवाए जा रहे हैं। तो एक वीडियो क्वेश्चन आंसर निपटाए जा रहे हैं, तो आप एमसीक्यू देख सकते हो वीडियो। इस चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो उसमें हर प्रकार की अलग अलग चीज़ें, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। एवं थ्योरी वाइज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ाई जा रही है, जो आपके हर एग्जाम के लिए अवेलेबल है। OMP टेट सी टेट आने वाला है दिसंबर में, उसके लिए एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप पढ़िए। कक्षा 6 की पढ़ा रही हूँ अभी। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे पहले कि आप लाइक नहीं करते हो, सभी देखते हो, केवल लाइक भी करते जाइए और सब्सक्राइब भी करते जाइए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके एवं आगे भी ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेट मिले इनसे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो किताबें और कब्रें तो हमें बहुत कुछ बताती हैं। जैसे कि ये अब छात्र अपने बारे में सब शेयर करती हैं, तो कैसे कैसे मोटी मोटी किताबें हमें किस प्रकार का क्या क्या जानकारियाँ देती हैं और किस प्रकार की देती हैं। इसको नहीं पढ़ना है, ये तो अपने बारे में क्या क्या जानकारियाँ महत्वपूर्ण मिलती हैं किताबों से, इसके बारे में बता रही है। और वेद क्या हैं, किताबें क्या हैं, किस प्रकार का क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा कि वेद के बारे में क्या और क्या नहीं है। तो हम वेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने वेद होते हैं? 4 प्रकार के। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 प्रकार के वेद होते हैं। जिनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? जिनमें सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है। जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीनतम वेद आपका कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और 4 प्रकार के वेद हैं, तो 4 प्रकार के वेद को आप अच्छे से समझ लीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इसको दिमाग में ही रखते जाना। 3500 साल पहले इसकी ऋग्वेद में 3500 साल पहले हुई इसकी रचना ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। ऐसे पूछा जा सकता है कि 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में, उन्हें क्या कहा गया है? तो सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वो है अग्नि, इंद्र, सोम। ये 3 देवता है ना, जो अग्नि, इंद्र, सोम, ये देवी देवता सूक्त में अच्छी तरह से पढ़ाए गए हैं। ठीक है, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, सोम एक पौधा है। जैसे कि अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, सोम एक पौधा है, जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। जो पानी पीने वाला होता है ना, वो खास एक तरह से बनाया जाता है। कैसे? सोम का एक पौधा होता है, उससे बनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों एवं वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठित करवाते हुए अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? संस्कृत, वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तो इस प्रकार से पढ़ा है। तो अब पढ़ेंगे संस्कृत और अन्य भाषाएं। तो ज़्यादा मोस्ट नहीं है इनमें से। यही है कि संस्कृत भाषा भरोपीय एवं भारतीय रूपीय भाषा परिवार का हिस्सा था। एवं भारत की कई भाषाएं थी। तो कई भाषा आपको पता है, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई जैसी कई प्रकार की भाषाएं थी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और हम अब पढ़ते हैं कि जो बोली जाती थी भाषाएं, जो पूर्व उत्तर प्रदेश में बोली जानी भाषाएं थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा,
भाषा परिवार की भाषाएं थी, जबकि झारखंड में मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई थी। जो मतलब कौन से पारिवारिक से जुड़ी थी भाषा, वो सब उनके बारे में दिया गया था। अब आगे पढ़ते हैं। हम जिन किताबों में पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, यानी पढ़ा जाता था और पढ़ा जाता था, ना कि पढ़ा जाता था, श्रवण किया जाता था, यानी सुना जाता था और ना कि पढ़ा जाता था। रचना के लिए कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। छापने के काम पहले किताब में बुक से पहले इतनी पढ़ी नहीं जाती थी, सभी नहीं पढ़ते थे, फिर जाके इनको अच्छे से पढ़ने जाने लगे और अच्छे से समझने लगे। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्थितों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों के बीच व्यास और सतलज के बीच संवाद एक ऐसे ही सूक्त के अंश से है। ठीक है, ये है ऋग्वेद को पांडुलिपि का एक पन्ना भी कहा जाता है। जो ऋग्वेद है ना, पांडुलिपि का एक पन्ना भी कहा जाता है। ऋग्वेद इस प्रकार से लिखे रहते थे। तो कोई महान ही वेद वे पढ़ सकते हैं, सभी नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऋग्वेद को एक पांडुलिपि का एक पन्ना भी इस प्रकार से रहता था। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, आगे विश्वामित्र एवं नदियाँ। तो एक थोड़ी सी कहानी है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे नहीं एग्जाम में नहीं आती है बहुत ज़्यादा। मवेशी घोड़े और रथ। तो ऋग्वेद में मवेशियों बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई के रथ में कैसे खींचते थे, लाया जाता था, और कैसे लोगों को मोस्ट नहीं है क्योंकि इतना पढ़ोगे, कैसे देवी देवता रहते थे, क्या करते थे, ये तो अभी भी अपन को पता है कि कैसे देवी देवता रहते थे, अपन क्या करते थे, क्या नहीं होता था, युद्ध होते थे, सलाह मशवरा होते थे, ये सब तो आम लोग भी करते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों का वर्गीकरण, काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्दों का देखो, जे ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। दूसरे लोग जो राजा होते हैं, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम कुछ बाद पढ़ोगी। तो ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना कि बड़े बड़े घरों में रहते थे। तो आगे ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ जो है वो पढ़ते हैं। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम उन्हें पूर्वजन या विष, भारत जन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ वो पहले दास भी कहा जाता था। किन्हें? जो छोटे वर्ग के लोग थे उन्हें दास कहा जाता, दासु कहा जाता था। और दास का मतलब समझते थे कि गुलाम, दास का मतलब बोलते थे गुलाम। भी छोटे लोग होते हैं, जो मालिक के नीचे काम करता है वो गुलाम होता है। इस प्रकार से भी पहले माना जाता था। जिस युग में उपमहाद्वीप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। जैसे खामोशी पर हरी कहानी, महापाषाणों की ये शिलालेख बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण का कब्रों की प्रथा लगभग 3000 साल पहले की हुई थी। कब्रों की प्रथा 3000 साल पहले की दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। इस प्रकार से जो कब्रों की प्रथा, महापाषाण कब्रों की प्रथा थी ना, वो 3000 वर्ष पहले थी। जैसे कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थरों से गोलाकार इस प्रकार से गोलाकार सजाए हुए पत्थरों से कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है।
ये रही कब्र और ये रहे पत्थर। अब इनके नीचे एक ज़मीन में दर्शाता है सबको। फिर है इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं, जैसे कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। तो देखो इस प्रकार से एक घोड़ों के जो सब मिले हैं कि उन्हें उनके साथ दर्शाया गया था। तो ये औजार मिले हैं इस प्रकार से, और ये कटार मिली हुई है, ठीक है, उनके साथ दफनाने से। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में तो पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही होगी। इस प्रकार से जो कब्र में दफनाए जाते थे ना लोग, तो उनके साथ जो कब्र में दफनाए जाते थे ना लोग, तो उनके साथ जो भी वस्तुएं मिली रहती थी ना आसपास साथ, तो ये सब ये जानते हैं कि ये इसी से पहचान कर पाते थे कि ये इंसान खत्म हुआ था, या ये स्त्री खत्म हुई थी, या ये राजा था, या ब्राह्मण था, क्योंकि उनकी वही चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी साथ में। तो उनसे पता चलता था हमें कि ये लोग हैं, आदमी हैं, इनके साथ क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों के निशानी से हम समझ जाते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति कब्र, यह भीमा की सहायक नदी है। कौन? इमाम गांव एक भीमा की सहायक नदी के पास है, जो घोड़ के किनारे एक जगह पर है। जगह पर 36,000 से 27,000 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रहा गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, जिनमें शायद रखना और पानी हो दफनाई गई। जैसे कि किसी को दफनाया जाता था पहले, तो उनके साथ पानी भी रखा जाता था। उनके कमरों के पास आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया जाता था। बस्ती के बीच में बसा एक गांव सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी मिला। सबके पैर मुड़े हुए मिले। इस प्रकार से जो पहले की मम्मी एवं उस संदूकों में सामान मिलते थे, उसमें पता चला कि क्या क्या है और किस प्रकार से इससे ऐसे मिली हैं वहाँ पर चीज़ें। चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम कंकाल भी मिले। पहचानने का तरीका भी वही था, क्योंकि उनमें सब मिलता था। कंकाल तो नहीं समझ पाते, फर्क नहीं होता, कंकाल एक जैसे रहते, पर उसमें जो सामान मिलते थे, चीज़ें रखी हुई, जैसे स्त्रियों की चीज़ें अलग होती हैं और आदमियों की चीज़ें अलग होती हैं, तो वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों से समझ पाए कि कौन सी। आज के लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वेद हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना की विज्ञान की 206 हड्डियां के अनुसार है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो उन्होंने जोड़कर बताई थी, अभी केवल दांत की बताई, केवल हड्डियों की बताई। तो इससे पता चलता था कि हड्डियाँ इसमें कितनी है, इसमें कितनी है। तो पुरानी जो चीज़ें मिलती थी, उनसे इन सभी से पता लगा पाती थी कि क्या है और क्या नहीं। क्योंकि इतिहास की पता लगाना इतना आसान नहीं है, उसे भी बहुत सूक्ष्मदर्शी और बारीकी से समझना पड़ता है। इनाम गांव में पुरातत्ववेदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। इन कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बैल, बकरी और भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, चावल, चितक, बरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां पाई गई हैं। ऐसे लक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि किस प्रकार से कब्रों में कैसे आदमी रखे जाते थे, कैसे आदमियों की पहचानें होती थी कि कौन क्या है, और उनके साथ सामान रखे जाते थे, इससे पहचान होती थी। जैसे ये पत्र लिखे मिले हैं, तो अब समझ नहीं आते हैं कि किस प्रकार के। जैसे आगे पढ़ते हैं। चीन में 3500 साल पहले हम यह की लेखन कला के पुराने उदाहरण दिए जाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने की हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि भविष्यवाणी बताती है
कि राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे कि ये युद्ध जीतेंगे, फसलें अच्छी होंगी, उन्हें पुत्र होंगे। हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। इनमें गर्मी की चटक से दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवाणी दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने में कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम सोच भी सकते हो कि भविष्यवाणी सही होगी या नहीं, क्योंकि कुछ भविष्यवाणियाँ गलत भी हुआ करती थी उसमें से। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी हुआ करते थे और कांसे के बर्तन शामिल हुआ करते थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं करना जानते थे। तो ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई ऐसा फर्क नहीं, बताओ जैसे तुम्हें लग रहा हो। तो आगे पढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट उपयोग शब्द है वेद पहला, प्रार्थना, भाषा। भाषाएं आपको पढ़ाई हैं। भाषाएं वेद 4 प्रकार के होते हैं, रथ, यज्ञ, राजा, दास कौन होता है, महापाषाण, कब्र एवं कंकाल। लोहा का उपयोग कम करते थे। कंकाल कैसे मिले, क्या हुआ। और इस प्रकार से हमारे चौथा पार्ट पूरा हुआ। एवं इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी है ये कि जैसे वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले हुई। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ। चरक लगभग 2000 साल पहले आया। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हुए और ये 4 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। आपको इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट में करना है और बताना है कि कौन का आंसर क्या है। सूक्ति क्या थे इनमें से बताइए, रथ क्या थे, यज्ञ क्या थे, दास क्या थे, महापाषाण क्या थे। तो आपको इनमें से सब मिला के बताना है कि कौन क्या थे। तो इसलिए आपको एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ क्योंकि आप सभी इसके आंसर मुझे बताओ कमेंट करके कि आपने क्या पढ़ा है, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको जैसे कि मैं एक बता सकती हूँ, दास क्या थे, अपने गुलाम थे। दास क्या थे, गुलाम। वो जो 4-5 और जितने भी 4 बचे ना, उसका आंसर तुम दोगे। मुझे कमेंट कर, जो देख रहा है वो सभी देंगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग लगा के पढ़िए। अगर समझ नहीं आ रहा हो तो दोबारा बैक करके दोबारा पढ़ लीजिए, जिससे अच्छे से आपके दिमाग बैठ जाए, क्योंकि सबको एक बार में समझ नहीं आता है, 1-2 बार देखता है तो आ जाता है। और जिसने पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं वो जाकर पढ़ लीजिए, जिससे अच्छे से समझ आए अगली क्लासेस। और एनसीईआरटी आपको पता ही है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में एनसीईआरटी लाई जा रही है, यहाँ तक कि पीएससी यूपीएससी में एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट पाई जा रही है। तो हमारे जो सोशल साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं तो उन्हें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एनसीईआरटी पढ़ लें। बेसिक हो गया हमारा तो कोई भी एग्जाम लगाने में आसानी पड़ती है। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए। और एवं लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है दोस्तों। क्या चला जाएगा, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर करने में, कर दीजिए प्लीज़। चलो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।